अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मसाइल को बेशुमार संगीन और पेचीदा मसाइल का सामना है, जिनकी जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि हर हुकूमत को ये मसाइल विरसे में मिले हैं। लेकिन अब इनका हल एक मुश्किल लेकिन इंतहाई काबिल हुसूल काम है। ये चैलेंजेस इंतजामी से लेकर बिजली के शुबे में फैसला साजी में ताखीर की भी वजह है। ये मसाइल ऐसे हैं कि हर हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बने रहते हैं, क्योंकि हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में एक साल के दौरान 500 अरब रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी होती है, जबकि इस शुबे का गर्दिशी कर्जा भी 2300 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस शुबे के बारे में बार बार अपनी परेशानियों का इजहार खुलकर कर चुके हैं। रवा माह में 2 बार वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर के मसाइल को हल करना अपनी तरजीहात करार दिया और खदशात का इजहार भी किया। पावर सेक्टर और FBR ये 2 वो इदारे हैं जो कि जिसमें हम सब सवार हैं। अगर इसमें हम कामयाब हो गए इन दोनों इदारों को एफिशिएंट बनाने में और करप्शन से साफ करने में, तो ये कश्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह मझधार से निकल कर किनारे पर लगेगी। और अगर ये 2 इदारे सही ना हुए, खुदा ना खास्ता, तो फिर मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए इस खसारे पर काबू पाना इंतहाई जरूरी है, जिसके लिए हुकूमत गैर मकबूल फैसले कर रही है और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जो बिजली के सार्फिन को शदीद मुतासिर कर रहा है। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ फराम करने की कोशिश की है। इस रिलीफ पैकेज के तहत 2 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट कम करके जो है उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। आपको याद दिलाते चले कि इससे पहले वफाकी हुकूमत ने भी 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन तक को रिलीफ दिया था। इसलिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए के रिलीफ देने का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत के इस फैसले को जहां सराहा जा रहा है, वहीं सियासी जमातें इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही हैं। हुकूमत सिर्फ पंजाब की बजाय पूरे मुल्क में बिजली सस्ते करने का मुतालबा किया जा रहा है। सारा पॉलिटिकल गेम है। अपने वोट बैंक को मजबूत कर लो, बाकी का वोट बैंक भाड़े में जाए। 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मरियम बीबी के साथ बैठकर, तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। होना तो ये चाहिए था कि वो शहबाज शरीफ को पाबंद करते कि महंगाई पूरे मुल्क में है और यही एक बिजली है, उस बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान पूरे मुल्क में करें। नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरे मुल्क के लिए करनी चाहिए। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत पंजाब को बिजली फराम करने वाली 5 डिस्कोस को अलग अलग खतूत भी लिखे हैं। ये खतूत लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक कंपनियों को लिखे गए हैं। खत का मतन ये है कि बिजली कंपनियों की जानिब से तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल करेगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबाई हुकूमत 50 अरब रुपए अपने बजट से फराम करेगी। गर्दिशी कर्जों, बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है और पंजाब के अलावा दीगर सार्फिन के लिए हुकूमत रिलीफ देने में क्या कामयाब हो पाएगी, इस बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि देखें, पंजाब में सिर्फ रिलीफ फराहम करना ये तौर पर आपके लिए नुकसानदेह इसलिए साबित हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब अगर खुद को कौमी लीडर कहते हैं तो अच्छी बात है कि पंजाब में तो कम से कम आवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि तमाम मुल्क के लिए थोड़ा थोड़ा लीव सही, लेकिन पूरे मुल्क के लिए इसका ऐलान किया जाता। सर, मेरे अंदाजे में नवाज शरीफ साहब एक पूरी फेडरल एरिया के फेडरेशन के लीडर हैं और उन्होंने ये जो चीज़ की, ये अपने ही पार्टी की हुकूमत जिस सूबे में थी उसके ज़रिए जो मुतवसत तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं, जिनके 200 से 500 यूनिट के बिल होते हैं, जिनकी तनख्वाह का अक्सर हिस्सा बिजली के बिलों में इस्तेमाल हो रहा था, उनको ये रिलीफ दिया है इन 2 गर्मियों के महीने के अंदर, अगस्त सितंबर के अंदर। और आप देखेंगे
कि ना हमारी सिंध हुकूमत है इस वक्त, ना KPK है, और बलूचिस्तान में अंदर हमारी एक मखलूत हुकूमत है। तो आप देखेंगे पंजाब का ये जो एक डेयरिंग फैसला वहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया है नवाज शरीफ साहब की हदायत पे, वो फैसला बाकी सूबों को भी बहुत इंशाल्लाह इनकरेज करेगा और हिम्मत दिलवाएगा कि बाकी सूबे भी अपनी आवाम के लिए यही रिलीफ दें। और मुझे तो उम्मीद है कि जो पब्लिक का एक वेलफेयर का प्रेशर है वो बाकी सूबों को भी इसी रास्ते के ऊपर इसकी जी पटड़ी पे चढ़ाएगा इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी कभी सईद गनी साहब की स्टेटमेंट आई है कि ये जो पंजाब में रिलीफ है ये सियासी दिखलावा है, तो पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, MQM भी जो है वो आपके इत्तेहाद में शामिल है, आपकी इत्तेहादी जमात है, ये जमातें क्यों तनकीद कर रही हैं और आपका जवाब क्या है इनकी तनकीद का? देखिए जी, एक तो जी वफाक की हुकूमत का और वफाक का इस रिलीफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर सूबा अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक, जो तमाम सूबों के पास काफ़ी हैं NFC अवार्ड के बाद, अगर ये समझता है कि उनके आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, सोशल प्रोटेक्शन कोई प्रोग्राम के तहत उनको रिलीफ देने की ज़रूरत है जहाँ उनके लिए अनअफोर्डेबल हो रही है एक सर्विसेज, तो वो उसको रिलीफ दे सकता है। हमारा आइन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है और सूबाओं और सूबाई हुकूमतों की ये अपने हकूक़ हैं। हमारा वफाक का अगर कोई भी एक रुपया भी खर्च हो रहा होता या ये वफाक की पॉलिसी होती तो फिर तमाम सूबों के अंदर उनकी अपनी पॉपुलेशन और हिस्से के मुताबिक इसका इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी था। ये एक सूबे ने बहुत अच्छा कदम उठाया। आप बहुत सारे सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, आप देखें KPK वाले कह रहे हैं हमने कुछ सोलर का कोई प्रोग्राम अपने कंज्यूमर्स के लिए करना है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि पंजाब करे और सिंध करे, लेकिन हमने ये समझा और मरीम नवाज साहबा और उनकी हुकूमत ने ये समझा और हमारी जमात ने ये समझा रिलीफ देने की ज़रूरत है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी जमात के इस फैसले के ऊपर फ़ख्र है और उन तमाम आवाम को भी इंशाल्लाह फ़ख्र होगा जिनकी अगले 2 महीने ज़्यादा आसानी से गुजरेंगे ये रिलीफ के ज़रिए। लगाई साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन दूसरा बताएगा कि क्या मेहनत तो आप काफ़ी कर रहे हैं, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन कब तक ये जो गर्दिशी कर्जों वाला मामला है, टिकिंग बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा? 2019-20 में उमर अयूब साहब ने भी ऐलान किया था कि जी गर्दिशी कर्जा जो है वो 2021 के बाद जो है वो कम से कम बढ़ना बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ, तो कैसे हल होगा ये मामला? जी गर्दिशी कर्जा आदिल भाई बढ़ना बंद हुआ है। पिछले दो एक सालों से गर्दिशी कर्जे में इजाफा नहीं हुआ। वो हर साल जो नुकसानात होते हैं हमारे अपनी महकमों के और सेक्टर्स के, उनको उसी साल के बजट के अंदर फिस्कलाइज करके पेमेंट दी जाती है। यानी वो आप बाद के लिए नहीं थ्रो करते और ना ही उसको कर्जे में इजाफा करते हैं, वो आप उसी साल के बजट के अंदर उसको हैंडल कर रहे हैं और इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन नुकसानात हो रहे हैं जिसको हम प्राइवेटाइजेशन, और आपको बड़ी खुशी होगी जो मैं आपके प्रोग्राम में क्लेम किया करता था, 17 अगस्त को उसका हमारा इश्तिहार प्राइवेटाइजेशन कमीशन का 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए उसके एडवाइजर्स हायर करने के लिए हो चुका है। आज भी मैंने प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर के साथ उन्होंने लीड किया और उन्होंने एक मीटिंग की जिसके अंदर अगले साल मई के अंदर हमारा पहला इश्तिहार 3 डिस्कोस की या 2 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ा कदम है हमारे रिफॉर्म्स का, जिसको लोग नामुमकिन समझते थे, हमने इस स्टेज तक लेके आके उसको मुमकिन कर दिखाया और अगले साल मई या जून तक हम इसको अमली तौर के ऊपर करके दिखाएंगे मुल्क को। सरदार उवैस अहमद खान लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वजीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। पावर थेफ्ट है, लाइन लॉसेस हैं, क्या उसमें कोई कमी आई है? क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने पहले आप हमारे प्रोग्राम में जब आए थे, बड़ी एक मजबूत स्ट्रैटेजी आपने दी थी कि जहां लॉसेस होंगे उन ट्रांसफार्मर्स को बाकायदा उस पर उसकी मीटरिंग होगी और फिर मुतालिका SDO हो, एक्सियन हो, उन पर FIR वगैरह काटी जाएगी। क्या बना उसका, और अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया है तो उसका फायदा क्या हुआ है अभी तक? जी आदिल भाई, हमारी स्ट्रेटजी का मेजर हिस्सा था गवर्नेंस इंप्रूव करना इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर, और वो बोर्ड्स के जरिए होनी थी। हमारे 11 बोर्ड्स में से
5 जो बोर्ड्स हैं वो नए इन प्लेस आ चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल वॉर फुटिंग के ऊपर काम भी शुरू कर दिया। हम रेगुलरली उनसे इंगेज भी कर रहे हैं, उनको आज़ादाना माहौल भी दे रहे हैं काम करने का। जो बाकी 5 तकरीबन डिस्कोज हैं वहाँ हाई कोर्ट का स्टे है, जो उम्मीद रखते हैं अगले चंद दिनों में विकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो असूली तौर के ऊपर मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह उनके भी जब नए बोर्ड्स आ जाएंगे तो वो भी वॉर फुटिंग पे काम शुरू कर देंगे। और हम समझते हैं कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगले कोई 1-2 महीने से इम्प्लीमेंटेशन उनकी शुरू हो जाएगी। और ये मीटरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स है, ये भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इकोनॉमिक लोड शेडिंग भी कम होगी और इसकी वजह से हमारी बिजली की जो मांग है उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा, दूसरा, जब लगारी साहब जब बिल आ जाता है, आप यकीन माने कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो तो छोड़े, जिनकी अच्छी अच्छी तनख्वाहें भी हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, वो भी बिल देख के अब घबरा जाते हैं। लाख लाख 1.5 लाख रुपए लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं। ये मामला जो है ये सस्टेनेबल तो नहीं है, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। स्पेशली अब अगर पीएसडीपी देखें, अगर गलियां और सड़कें जो हैं क्या वो बनाना जरूरी है, या वो अवाम जिनके पास ना सेहत है ना खाने को कुछ है और इतने बड़े बड़े वो बिजली के बिल दे रहे हैं। मतलब लोगों के पास अब ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो अपने मरीज को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बच्चों को स्कूल भिजवाएंगे, खाना खाएंगे, और या बिजली के बिल अदा करेंगे। आदिल भाई, पहले दिन से सबसे बड़ा मसला हमारा जो रहा है वो ये बिजली की कीमतों के अंदर कमी करना है। हमने खामोशी से बहुत काम इसके ऊपर किया है और इंशाल्लाह हम आइंदा इस मुल्क की बिजली को सस्ता करके बहुत इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर इसकी कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस और प्रोग्राम्स ऐसे बना रहे हैं जिसके ज़रिए इंशाल्लाह बिजली की कीमत को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसके बहुत से तरीके हैं। उसके लिए इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ाना है, इंसेंटिवाइज्ड पैकेजेस देना है ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा काम करे, ज़्यादा घंटे काम करे। ज़्यादा करेगी तो फ़ी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट कम होगी, उससे बिजली सस्ती होगी। IPPs के साथ हम लोग बातचीत इंशाल्लाह जल्दी नियर फ्यूचर के अंदर आगाज़ करें। अब आपने देखा कुछ दिनों से IPPs का मामला टेलीविजनों से गायब हो चुका हुआ है। आज मैं दोबारा वो मामला ख़ुद उठा रहा हूँ क्योंकि हम लोग सिंसेरली पहले दिन से इसके ऊपर बहुत काम कर रहे थे और हमने खामोशी से काम किया। और हम समझते हैं कि बाबी मुशावरत के साथ, बग़ैर कोर्ट्स के अंदर जाए, बग़ैर लिटिगेशन किए, हम IPPs के ओनर्स को, उनके ग्रुप्स को, उनको सब के साथ बैठ के आइंदा मुस्तकबिल के अंदर नियर फ्यूचर के अंदर हम इस किस्म की कोई ज़रूर हल निकालेंगे जिससे आवाम के ऊपर भी बिजली की कीमत का बोझ कम हो और हमारा कारोबारी जो एनवायरनमेंट है वो भी सही तरीके से, हेल्दी तरीके से कंटिन्यू कर सके। तो कीमतें कम करना हर लिहाज से हमारी प्रायोरिटी है। चाइना के साथ रीप्रोफाइलिंग का हमारा बहुत बड़ा इनिशिएट हो चुका है, उसके अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कोल कन्वर्जन जो पिछले 4 साल में कोई सोच भी नहीं सकता था, उसके ऊपर बहुत हमने प्रोग्रेस की है। उसके अंदर हमारा रेल रोड का जो लिंक है, जो थार कोल से मेन आपकी रेलवे लाइन का जो सिस्टम है उसको आके टकरता है, उसके अंदर भी आप देखेंगे इन द नियर फ्यूचर उसके काम का आगाज़ होगा, उसका इफ्तिताह होगा उस स्कीम का, जिसकी वजह से हमारे लोकल कोल का इस्तेमाल और इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल कम होगा, लोकल का बढ़ेगा, जिससे तमाम चीज़ों की मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान अपने ख़ित्ते के अंदर किसी से भी पीछे नहीं होगा एक अच्छी म्यार की और एक सस्ती बिजली प्रोवाइड करने के एंगल से। IPPs के साथ कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, हम लोग अपनी सारी रिसर्च और स्टडी कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह किसी न किसी नियर फ्यूचर के अंदर हम उनके साथ इंगेज करके बड़ी अच्छी टर्म्स के मुताबिक उनके और अपने साथ बैठ के और ऐसी हालात पैदा करेंगे इंशाल्लाह और उनको कहेंगे पैदा करें जिसके अंदर उनकी अपने लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। सरदार साहब, कुछ सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हो जाए। आज बानी PTI ने एक स्टेटमेंट दी है कि साबिक DGI जनरल फैज हमीद को गिरफ्तारी का उनके बकौल एक ड्रामा रचाया गया है ताकि मुझे मिलिट्री कोर्ट में जाकर मेरा ट्रायल किया जाए और उनको मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह भी बनाया जा सकता है। बहुत ग्रॉस एलिगेशंस वो लगा रहे हैं। इमरान खान आप देखें, नोट करें तो हर वक्त अपने आप को न्यूज़ के अंदर रेलिवेंट रखने के माहिर हैं। एक दिन एक स्टेटमेंट करते हैं, आप और मैं डिस्कस करते रहते हैं कि ये इसने एकदम सॉफ्ट स्टांस किस लिए ले लिया, अगले दिन उसका यू टर्न मार के बिल्कुल एक और जाविये से कोई और बात करते हैं, अगले दिन वो उसकी वजह से ज़ेर बहस रहते हैं।
तो आज उन्होंने जब कुछ दिन पहले कहा कि हमारी जमात का और हमारा इस अरेस्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज फरमा रहे हैं कि वो इसलिए किया गया है ताकि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके आया जाए। इमरान खान के पास जो ऑप्शंस हैं वो हर रोज़ मेरे अंदाजे के मुताबिक कम हो रहे हैं, वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन और पूरी एक बाकायदा एक प्रोसेस का आगाज़ हुआ है, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक एक बड़ा फेयर और एक बड़ा पाकिस्तान के हक में एक रूथलेस एक प्रोसेस होना चाहिए। बहुत बड़ा स्टेप है जो इंस्टीट्यूशन ने उठाया है और इससे बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स भी करेक्ट होंगी। और मेरे ख्याल में इमरान खान जो पहले से काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, वो और भी आज उनके एक्सपोज होने का वक्त आ चुका है। उवैस अहमद खान लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक राज़ीन। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की लीक होने वाली व्हाट्सएप चैट ने तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। रऊफ हसन के इंडियन जर्नलिस्ट करण थापर को आर्मी चीफ से मुतालिक मालूमात फराहम करने के दावे भी हो रहे हैं। जराए से मिलने वाली इतलात जो सामने अभी तक आई हैं, जो मीडिया पर चल रही हैं, रऊफ हसन की जानिब से 19 नवंबर 2022 को करण थापर से शाह महमूद कुरैशी से के मुतवक्किल इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया गया और करण थापर ने 24 नवंबर 2022 को रऊफ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बैनर्जी जो रॉ के साबिक सेक्रेटरी हैं उनके साथ यूट्यूब पर होने वाला इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ हसन के साथ सेक्रेटरी रॉ के शेयर किए जाने वाले इंटरव्यू में करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा हार्ड लाइनर करार दिया। फिर 25 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक एक पाकिस्तानी सहाफी का इंटरव्यू शेयर किया, तो रऊफ हसन ने जवाब में उस पाकिस्तानी सहाफी को एक नाकाबिल एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात जो दावा है मुबैना तौर पर वो करण थापर के साथ शेयर की। और जराए का यह भी कहना है कि रऊफ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के जरिए यूक्रेन के मामले पर इंडियन मौकिफ को सराहते हुए पाकिस्तानी मौकिफ पर सख्त एतराज़ किया। इसमें रऊफ हसन का ये कहना था कि गैर जानिबदार रहने की ख्वाहिश के तनाजुर में इंडिया का मौकिफ काबिल फ़हम है। पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते हुए रऊफ हसन ने करण थापर को यह कहा कि पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो इंतहाई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इतलात हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराम कर रहा है। फिर मार्च 2023 को करण थापर को भेजे गए पैगामात में रऊफ हसन ने बानी PTI के उनके घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। रऊफ हसन के मुताबिक पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है और 10 मई 2023 को रऊफ हसन की जानिब से बजरिए जूम करण थापर के साथ इंटरव्यू भी फिर रिकॉर्ड किया गया। वफाकी हुकूमत के मुताबिक रऊफ हसन के इंडिया से रवाबित से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि PTI का एजेंडा जो है वो मुल्क दुश्मन है। दुश्मन मुल्क के सहाफी के साथ वो अपनी थॉट्स शेयर किए और बताया कि किस तरह जो है हम इसके साथ एग्री नहीं करते। ये तमाम तर सिलसिला शुरू होता है नवंबर 2022 से। पूरा मुनज़्ज़म तरीके से उस तमाम तर कैंपेन को चलाया गया। जो मुंह में आता है, जो जहन में आता है, आप वो जहर उगलते हैं। रऊफ हसन के सिर्फ करण थापर से ही नहीं बल्कि अमेरिकन जर्नलिस्ट से भी वो राब्ते में थे जिन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के लिए मालूमात फराहम की। रऊफ हसन और बैन अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रॉयन ग्रिम व्हाट्सएप के जरिए वो आपस में इन टच थे। रॉयन का बाकायदा राब्ता जो है रऊफ हसन के साथ वो जनवरी 2024 में हुआ और इस मौके पर रायम ग्रिम ने तकरीबन 8 जून को रऊफ हसन से बानी PTI के 15 मई को लिखे गए मवाद की तस्दीक चाही। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ आर्टिकल्स इसी मुद्दत में लिखे गए। रऊफ हसन की जानिब से रॉयन ग्रिम को 21 जनवरी के वर्चुअल जलसे में शिरकत की दावत भी दी गई और फिर 9 अगस्त 2023 को साइफर को बुनियाद बनाकर एक आर्टिकल तहरीर किया गया। रॉयन ग्रिम ने साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए आर्टिकल में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन के राब्तों को किसी भी जर्नलिस्ट के साथ राब्तों को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल करार दिया है। रऊफ हसन साहब एक लर्नड आदमी है, एक जर्नलिस्ट है, वो एक बड़े आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। जर्नलिस्ट का जर्नलिस्ट के साथ जो है हमेशा से वो राबिता रहता है और जो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने वो लॉपर रखे, उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। दूसरी जानिब साबिक DGI फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उस हवाले से भी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं कि उनके ताने बाने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी मिल रहे हैं और साबिक DGI
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से राब्तों में थे। तहकीकाती इदारों ने इस हवाले से भी मजीद तफ्तीश का आगाज जो है दायरा कार वो बढ़ा दिया है। तमाम मामला पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा, एतराज ये हो रहा है कि किसी भी सियासतदान के किसी भी सहाफ़ी से राब्ते बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब रऊफ हसन का, चाहे वो इंडियन जर्नलिस्ट के साथ राब्तों में थे या वो अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ राब्तों में थे, तो इसमें क्या कबाहत है? ठीक है, वो जो मवाद, जो स्क्रीनशॉट्स हैं, उसकी तस्दीक तो आज़ादाना ज़राए से नहीं की जा सकती, लेकिन आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है कारा साहब? देखिए, पहले तो शायद मिसरा है कि मुझे पूरी डिटेल का पता नहीं है कि उनके सारे ट्वीट्स क्या थे, उनका पूरा कंटेंट क्या है, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में अगर इसका तनाज़ुर आप जनरल बाजवा के दौर में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान होने वाला खलीज, उसको अगर देखते हैं तो वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के बेहतरी का जो शायबा था या उसके बारे में बातें सुनी हैं, मीडिया में भी बहुत रिपोर्ट हुई है। अगर उस तनाजुर में देखें तो ये कहना कि मौजूदा आर्मी चीफ आपके लिए ज़्यादा होस्टाइल और सख्त रवैया रखते हैं, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप अपने लोगों को, खुद अपने इदारों को कंडेम करें और अपने दिफाई इदारे के सरबराह को कंडेम करें, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। क्योंकि उनके साथ जनरल बाजवा का एक बेहतरी के लिए, किसी साजिश के तहत नहीं, शायद वो बिल्कुल फेयर व्यू ले रहे हों, लेकिन ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह थे और कुछ इक़दामात ऐसे थे जिस तरह इसराइल को तस्लीम किया जाना भी इसमें शामिल था। ये रिपोर्ट बहुत सारा हुआ है। उस तनाज़ुर में तो बहरहाल इस मामले को की कुछ साथ बनती है। अदरवाइज दुनिया में आलमी जो मीडिया है उनके साथ गुफ्तगू करना, हम भी भारतीय टेलीविजन पे मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, उनके रेडियो पे इंटरव्यू हुए हैं, अखबारात हमसे बयान लेते रहते हैं, लेकिन जितनी भी ये बातें होती हैं वो हमेशा हम पाकिस्तान के मफाद में बोल रहे होते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान का मेजॉरिटी में, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में, चंद लोग हैं जो न्यूट्रलिटी में रहते हैं, वरना पाकिस्तान के बारे में उनका रवैया ये होता है कि हमारी कही हुई बातों को वो अपने मकसद के तहत इस्तेमाल करते हैं, विच इज वेरी वेरी नेगेटिव। ठीक, अच्छा कायरा साहब, दूसरा ये बताइएगा कि जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी वाला मामला है, इमरान खान ने आज जो स्टेटमेंट दी है वो ये कहते हैं कि ये ड्रामा रचाया गया है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल करने के लिए, और उन्हें वादा माफ गवाह बनाया जाएगा मेरे खिलाफ। अगर इमरान खान साहब की बात दुरुस्त साबित हो जाती है तो फिर वाकई क्या उनकी गिरफ्तारी को ड्रामा कहा जाएगा? गुजारिश ये है कि जनरल फैज, इमरान खान साहब ने तो एक तरह इकरार कर लिया इस बात का, इनको समझ लिया ही बात करते हुए, शायद उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है और प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि जनरल फैज के साथ उनके ऐसे मरासम थे। अगर जनरल फैज इकबाली बयान दे देते हैं कि खान साहब मेरे साथ ऐसे इश्यूज में इन्वॉल्व में था और मेरे जरिए ये काम होता रहा, तो जनरल फैज को इकबाली बयान देने पे शायद कोई रियायत हो जाए, लेकिन खान साहब के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, सियासत मुश्किल हो जाएगी। ये उनको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो तो ये जाहिर कर रहे हैं कि जनरल फैज के साथ उनके कुछ ऐसे ताल्लुकात थे और हैं जिनको एक्सपोज होने का इम्कान और डर है उन्हें। अच्छा कायरा साहब, दूसरा अगर तो इमरान खान जी, यानी कल तो वो कह रहे थे कि जनरल फैज एसेट है जिनको जाया किया गया है, और आज वो कह रहे हैं कि भाई एसेट उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। तो ये खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है ना, लम्हाती तौर पे चेंज होनी, बाल टू बाल स्ट्रेटेजी बदलना, ये उनका क्रिकेट में तो चल सकता है, सियासत में लंबा अरसा नहीं चलता। अच्छा कायरा साहब, दूसरा बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो जाता है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ी सियासी जमात के जो है वो कायद हैं, होना चाहिए मिलिट्री ट्रायल एक सियासी रहनुमा का? ये बयान, ये सवाल इस तरह ना करें, इस सवाल इस तरह देखें जी कि अगर जो
पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराइम के लिए मुख्तलिफ कानून के तहत ट्रायल होना है। कोई ATA है, कोई सिंबल लॉ है, कोई क्रिमिनल एक्ट है, और कुछ मिलिट्री ट्रायल के भी है, मिलिट्री कोर्ट का भी एक कानून बना हुआ है। अगर किसी का जुर्म किसी खास कानून के जुमरे में आता है तो उसका ट्रायल कहाँ होना चाहिए, और अगर वाकई खान साहब से को ऐसा जुर्म हुआ है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है या उस कानून के तहत होना है, तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पॉपुलर लीडर हैं लिहाजा उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, तो फिर इस असूल के तहत इस मुल्क के तमाम पॉपुलर लीडरों को जराइम की दुनिया से फारिग कर देना चाहिए ना, उनके ऊपर तो जुर्म साबित, उनको जुर्म लगना नहीं चाहिए। ठीक। अच्छा कारी साहब, दूसरा ही बताएगा कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने 14 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया है, बिजली में रिलीफ देने का ऐलान किया है, और जो 45 अरब रुपए हैं वो पंजाब अपने बजट से देगा, वो ये भी कह रहे हैं। लेकिन उस पर तनकीद ये हो रही है कि आप सिर्फ पंजाब में क्यों रिलीफ दे रहे हैं, फिर पूरे मुल्क में दिया जाए। और सईद गनी साहब की अब से थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आई है कि ये जो बिजली की प्राइस में पंजाब में कमी का मामला है ये सिर्फ और सिर्फ सियासी दिखलावा है। क्या ये सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना ठीक है कारा साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई सूबाई हुकूमत अपने सूबे के लोगों को रिलीफ देना चाहती है, वो सस्ता आटा देती है, वो सस्ती चीनी देती है, वो सस्ती बिजली देती है, या किसी भी मद में वो उनको सपोर्ट फराहम करती है, तो हर सूबाई हुकूमत को यह हक हासिल है। बिल्कुल इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट को यह हक हासिल है कि वो पंजाब के बसने वाले लोगों को कई तरह के रिलीफ दे सकते हैं। उन्होंने बिजली का रिलीफ भी दे दिया, इसमें तो कोई एतराज नहीं हो सकता। सिंध गवर्नमेंट भी दे, सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी दिए हैं जो बाकी सूबे नहीं दे सकते। लेकिन जो चीज काबिल एतराज हुई, जिससे जो सवाल उठा है, मैंने पहले दिन कहा था कि ये मामला ऐसे होता अगर सूबाई हुकूमत, मुझ पे सवाल हुआ था, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये रुका है, लेकिन बाद में बात खुली कि नहीं सिर्फ पंजाब का है, इसलिए कि अगर पंजाब का रिलीफ था तो फिर सिर्फ पंजाब की चीफ मिनिस्टर को बैठ के करती तो पॉलिटिकली वो ठीक होता। लॉजिकली या लीगली इसमें कोई जुर्म नहीं है कि मियां नवाज शरीफ बैठ के अनाउंस करें, वो मुस्लिम लीग के सदर हैं, उनकी जमात की हुकूमत है पंजाब में, अगर उन्होंने किया तो कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन इसके पॉलिटिकली या इसके जो मीडिया वाइज इसके जो पहलू सामने आया है वो यही है। मैं पहले तो मैंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर ये सवाल उठेगा कि जनाब आपने सूबाई सतह पे जाके रिलीफ दिया है, आपको चाहिए था कि पूरे मुल्क के अंदर आपकी हुकूमत है इस वक्त, आप वहां से रिलीफ देते, और सूबे का रिलीफ था तो मरियम बीबी दे देती, किसी को एतराज ना होता, ये उनका हक होता। तो ये जो मामला कदिया खुला है या बिगड़ा है, इसकी वजह, यह बहस जिस पे छिड़ी है उसकी वजह यही है कि मियां साहब ने अनाउंस किया है जो कि पूरे मुल्क में, लेकिन अब बाकी मुल्क के अंदर सियासी जमातें तो फिर मुखालिफ के खिलाफ फायदे लेती है ना। अब जहां जहां मुस्लिम लीग का कोई सपोर्टर बाकी सूबों में होगा उसको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपके लीडर ने तो एक सूबे को बेनिफिट दिया, हालांकि उस सूबे ने अपने बजट से दिया। यानी मैं इस प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का ये हक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के मुंह से ये ऐलान कराना ये उनकी स्ट्रेटेजिकली गलती है मेरे ख्याल में। मतलब ये सियासी तौर पर उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कारी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि क्या सिंध हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ रिलीफ जो है, वो सईद गनी साहब तो कह रहे हैं सियासी दिखलावा है, वो उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन अगर उनके पास रूम है और अगर नहीं भी है तो रूम वो बना सकते हैं, बजाय इसके कि उन पर तनकीद करें तो वहां पे भी रिलीफ देना चाहिए ना। देखिए ना, वो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी मुखालिफिन तो रिलीफ की जब होगा या कोई ऐसी बातें होंगी तो वो उसमें से अपने रास्ते निकालेंगे, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये हमारे खिलाफ निकाल लेंगे, हम भले हम हुकूमत में इकट्ठे भी हों तब भी होगा ये, और बाकी जमातें तो करेंगी। सिंध गवर्नमेंट को भी करना चाहिए अगर उनके पास क्वेश्चन है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट देखे ना सेहत के शोबे में कितने बड़े बड़े काम किए, जहाँ पंजाब सेहत के काम को या सेहत के फील्ड को प्राइवेटाइज कर रहा है, आम आदमी पे बोझ लाद रहा है, जहाँ एजुकेशन के अंदर पंजाब में जो एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले स्कूल करके तालीम को महंगा किया जा रहा है, वहाँ सिंध बहुत बड़े रिलीफ दोनों सेक्टर्स में दे रहा है। इसी तरह सिंध के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रादर, जिन लोगों के मकान पिछले साल फ्लड में गिरे थे उनको घर बना के दे रहे हैं, तो वो सिंध सूबा अपने तौर पे कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसमें कुछ हिस्सा डाला होगा, लेकिन ये सिंध का इनिशिएटिव है, ये बाकी सूबे नहीं कर रहे। इसी तरह अगर सिंध के पास मजीद गुंजाइश हो
तो ये भी रिलीफ दे, उनको कोई रोक सकता है? ठीक, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब के ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इख्तियारात से तजावुज करार देते हुए मुअत्तल कर दिया और अदालत को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया। आपको बताते चले कि 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बेगम और नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के जरिए लिए जो है वो फोन रिकॉर्डिंग और सार्फिन के डेटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म जारी किया गया था। जबकि 25 जून के हुक्मनामे में कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल करार दी गई थी। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 25 जून के फैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तिफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक यह तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाई। इससे सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर करते हुए नजम साकिब और बुशरा बेगम को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अशखुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। आपको बताते चले कि 5 जुलाई को वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और PTA समेत दीगर को भी फरीक बनाया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। साबिक कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के जो मिनिस्टर हैं शकील खान ने अपनी ही जमात की करप्शन का पोल खोल दिया। उन्होंने चंद रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुताबिक शकील खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया बल्कि पार्टी ने उन्हें बरतरफ किया है। शकील खान की बरतरफी के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हुई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान, उसके अलावा जुनैद अकबर साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान की हिमायत में सामने आ गए हैं और उन्होंने शकील खान की हिमायत में बयानात दिए कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है। पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों पर बानी PTI ने भी बरहमी का इज़हार किया और शकील खान के हक में बयान देने वाले अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब भी किया है। और ज़राए के मुताबिक रवा हफ्ते दोनों रहनुमा बानी PTI से अडियाला जेल में उनकी मुलाकात मुतवक्के है। शकील खान के इस्तीफे से पहले PTI के ऑफिशियल ग्रुप में अली अमीन गंडापुर और शकील खान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई थी और दोनों एक दूसरे पर दोनों ने करप्शन के इल्जामात भी आयद किए थे। हुकूमत कायम हुए अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन PTI में इख्तिलाफात और फिर करप्शन के जो इल्जामात हैं वो काफ़ी डैमेजिंग हैं। ये मामला है क्या? आपको सिर्फ इतना बता दें कि शकील खान जो हैं वो इमरान खान से मिल भी चुके हैं और करप्शन के ये सारे इल्जामात और सबूत उन्होंने उसके सामने रखे और फिर इमरान खान के कहने पर ही उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला की करप्शन के किस्सों के बारे में। तो पेशावर से जो एक सीनियर साफ़ी लियाज अली हमारे साथ है। लियाज, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा ये किस्सा था क्या है क्या, और क्या अली अमीन गंडापुर करप्ट है या शकील खान करप्ट है? बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब। मसला ये है कि करप्शन का फैसला ये तो इदारे ही करेंगे या अदालत ही करेगा, लेकिन इससे पहले मसला है क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
आपको पता है कि आतिफ खान साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन में शामिल थे। 2013 में परवेज खटक की वजह से वो वज़ीर आला नहीं बने, 2018 में दोबारा वो परवेज खटक की वजह से नहीं बने और महमूद खान को वज़ीर आला बनाया गया। अब 2024 में उसे कोई उम्मीद थी कि मैं इस वक्त वज़ीर आला बनूंगा, लेकिन पार्टी के सदर अली अमीन गंडापुर थे और अली अमीन गंडापुर ने उसका पत्ता साफ करते हुए इसे सूबाई असेंबली की टिकट ही नहीं दी, बल्कि उसे हैदर हूदी के मुकाबले में खड़ा किया। और आम तवक्को यही थी कि आतिफ खान इजीली हार जाएंगे हैदर हूदी के मुकाबले में, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 तिहाई नहीं 3/4 वोट लिए खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसी वजह से आतिफ खान जीत गए थे और बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गए थे। ये मसला जो है वो आतिफ खान और इस वक्त अली अमीन गंडापुर के दरमियान है। आपके इल्म में होगा कि 2019 में आतिफ खान महमूद खान के खिलाफ बड़ा खुलकर बोलते थे और काबीना के इजलास में भी इस तरह की महाजराई होती थी। तो 2019 में महमूद खान ने उस वक्त इमरान खान से शिकायत की थी कि ये मेरे खिलाफ महाज खड़ा कराना चाहते हैं और 3 वज़रा है उनके साथ, जिनमें से शहराम तरक़ई और शकील खान, यानी आतिफ खान, शहराम तरक़ई और शकील खान तीनों को उस वक्त काबीना से डीनोटिफाई कर दिया गया था। बाद में मिन्नत समाज करते उन्हें दोबारा काबीना का हिस्सा बनाया गया। यही आतिफ खान है इस वक्त, और शकील खान जो है वो उनके ग्रुप के हैं। वो इस वक्त वही वज़ीर आला न बनने का एक मसला था और इसी वजह से इसे डीनोटिफाई करना पड़ा। लेकिन आदिल शाह साहब एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं, और मैंने जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया जी, मसला क्या था? मसला ये था कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की बेशतर जितनी भी वज़रा है वो अपनी ही महकमों में बेख्तियार है, बाइख्तियार नहीं है। उन्हें कई मौके पर पोस्ट ट्रांसफर जैसी चीजों में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। हुआ ये था कि CNW जो शकील खान का महकमा था, उसका जो सेक्रेटरी था डॉक्टर असद, वो अली अमीन गंडापुर की मर्जी से तैनात हुआ था और इस मुतालिक उनकी वो नहीं किया। और आपके इल्म में ये भी होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 महकमे, CNW, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ते है आपको 10 से 15% कमीशन देनी पड़ती है। और अब तो कमीशन का लेवल ये है कि आपको महकमे खजाना में भी 5%, PND में भी 5% और AG ऑफिस में भी जो चेक क्लियर करते वक्त तकरीबन 3% की अदायगी करनी पड़ती है। और आपको खैबर पख्तूनख्वा ने एक ये भी नया वतेरा किया है कि अब रिलीजेस क्वार्टरली नहीं मंथली बेसिस पर होंगी, यानी आपको कमीशन मंथली बेसिस पर देना होगा। अब ये जो CNW का महकमा है, ये लिहाजा ये तहरीके इंसाफ को हुकूमत करते हुए 11वां साल है, 3रा टेन्योर उनको मिल गया, और आप ये कह रहे हैं कि करप्शन का ये आलम है कि आप TADA का बिल भी पास करें तो 3% और बाकी चीजें 5%, बस कमीशन पे सारा ये मामला परसेंटेज पे चल रहा है। TADA तो बड़ी आम सी चीज है, मैं बता रहा हूँ बेसिकली सारी एस्टिमेट यानी कॉन्ट्रैक्ट की है, जो कॉन्ट्रैक्टर जहां इसमें इन्वॉल्व होता है जी, उनका बुनियादी तौर पर 15 से 20%, फिर आपको महकमे खजाना में और चीजों में और ऑफिस में ये मसला होता है। अब शकील खान का जो सेक्रेटरी था वो शकील खान की मर्जी नहीं मान रहा था क्योंकि उसकी तैनाती कहीं और से हुई थी, इसी वजह से तनाजा कर, और आपने अपने इंट्रो में जो जिक्र किया है कि शकील खान ने जाकर इमरान खान से शिकायत, लेकिन इस शिकायत से पहले वो बकौल शकील खान की कि मैं अपनी सेक्रेटरी को घेरना चाह रहा था और उन्होंने उसको कहा कि मुझे भी कोई पैसे चाहिए। उसका ये मतलब था शकील खान के बकौल कि वो उन्हें ट्रैप करना चाहता, लेकिन खुद शकील खान इस मसले में ट्रैप हो गए। उन्होंने सेक्रेटरी ने उसकी तमाम वीडियोस बना ली और वो सबूत जो है वो इमरान खान साहब के सामने पेश की गई, जिसकी वजह से उन्हें डीनोटिफाई करना पड़ा। हालांकि आपको पता है कि मसला दूसरी टाइप का था, लेकिन इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो है वो विनिंग पोजीशन में, क्योंकि इस वक्त शहराम तरक़ई का जो छोटा भाई है फैसल और असद कैसर का जो भाई है आकिब अल्लाह, वो दोनों जो हैं उन्हें क्योंकि 2019 की महाजराई याद है तो वो अली अमीन गंडापुर के झंडे तले खड़े हो गए हैं जी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा लिहाज कि क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्हें ये सारी करप्शन नजर नहीं आ रही, या जिस तरह गवर्नर KP ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि या तो उन्हें समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है, और या वो शामिल हैं इन सारी चीजों में? ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो किस वक्त है, लेकिन जब आप वजारत आला के मसनद पर बैठते हो तो आपको इन 4 महकमों का बाकायदा से इल्म होना चाहिए। आपको पता है कि कई चीजें इस तरह होती है जो तवातर के साथ हो रही है।
करप्शन हो रही है, ये मैं इसको बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता, बल्कि हो रही है। और मैंने बताया, शकील खान ने अपने खत में भी लिखा है कि यहाँ पर 15 से 20% कमीशन ली जाती है। आपको पता है कि अद्वियात की खरीदारी हो, उसमें भी करप्शन की जाती है, दीगर जो महकमे हैं वहां पर भी इस तरह के। और आपको इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम कीजिएगा औकाफ की अराजियों पर, तो आपको वहां पर भी पता चलेगा कि वहां पर कितने करोड़ों रुपए जो है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अवार्ड करने में दी गए हैं जो सरकारी अराजी को दीगर लोगों को दिया गया। तो ये एक आम सी बात है इसको खैबर पख्तूनख्वा में। और आपने इस तरह जिक्र किया 11वां साल है, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बदउनवानी को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। लिहाज अली, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।